एक छोटे अफसर प्लेम्यानिकोव की लड़की ओलेंका अपने पिछवाड़े वाले ओसारे में विचारों में खोई हुई बैठी थी। मौसम गर्म था। मक्खियां बार बार भनभनाती हुई परेशान कर रही थी। वह यह सोचकर हो रही थी कि जल्दी शाम हो जाएगी। पूर्वाकाश में बरसने वाले काले बादल घिर रहे थे और रह रहकर हवा का शीत भरा हुआ झोंका आ रहा था। कुकिन, जो बाहर खुले मैदान में खेल दिखाने वाले टिवोली नामक थिएटर का मैनेजर था और जो इसी अहाते में छोटे घर में रहता था, बाग के बीच खड़ा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। फिर उसने निराश होकर कहा, फिर पानी बरसने वाला है। रोज पानी बरसता है, मानो मुझसे घृणा करता है। मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। यह बर्बादी है। हर रोज कितना नुकसान उठाना पड़ता है। उसने अपने हाथ फटकारे और ओलेंका को संबोधन करके कहता चला गया, देखो ना, हम लोग ऐसा जीवन बिताते हैं। ओल्गा सेमियोनोवना इतना किसी को भी रुलाने के लिए काफी है। कोई भी व्यक्ति काम करता है और अपनी पूरी कोशिश के साथ करता है, अपने को पूरी तरह घुला देता है। रात को सोना हराम हो जाता है और अच्छे से अच्छा काम सोचने में अपने दिमाग को खपा डालता है। और नतीजा क्या निकलता है? पहली बात तो यही कि किसी के दर्शक अज्ञानी और जंगली हो। मैं उन्हें अच्छे से अच्छा खेल दिखाता हूँ, सुंदर कठपुतली का तमाशा, मंजे हुए संगीत बजाने वाले कलाकार। परंतु तुम सोचती हो कि क्या वे लोग यही चाहते हैं? वे इस तरह की चीज़ों को नहीं समझ पाते। उन्हें विदूषक चाहिए। वे लोग अश्लीलता की मांग करते हैं। और फिर मौसम को देखो, लगभग हर शाम को पानी बरसता है। 10 मई को पानी बरसना शुरू हुआ था और पूरी मई और पूरे जून तक बरसता रहा। यह कितना भयानक है। दर्शक आते नहीं और मुझे पूरा किराया देना ही पड़ता है। कलाकारों को भी वेतन देना पड़ता है। दूसरी शाम को फिर बादल घिराएंगे और कुकिन पागल की सी हंसी हंसते हुए कहेगा, अच्छा, खूब बरसो, बाग को बहा दो, मुझे डुबा दो, इस लोक में और परलोक में भी मेरी तकदीर को फोड़ दो। कलाकारों को मेरे ऊपर हावी हो जाने दो, मुझे सजा करा दो, साइबेरिया भेज दो, सूली पर चढ़ा दो, हा हा हा। और फिर तीसरे दिन फिर वही बात। ओलेंका शांत होकर गंभीरतापूर्वक कुकिन की बातें सुनती रहती और कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भर आते। अंत में उसकी मुसीबतों ने उसके हृदय को छू लिया। वह उससे प्यार करने लगी। वह एक दुबला पतला छोटा सा आदमी था। उसका चेहरा पीला और घुंघराले बाल माथे पर आगे की तरफ कड़े रहते थे। वह पतली पतली सी आवाज से बोलता था। बोलते समय उसका मुंह केवल एक ही तरफ हिलता था। उसके चेहरे पर हमेशा निराशा के भाव छाए रहते थे। फिर भी उसने ओलेंका के हृदय में एक गहरे और सच्चे प्रेम की भावना उत्पन्न कर ली। वह हमेशा किसी न किसी से प्यार करती रहती थी और बिना प्यार किए जिंदा ही नहीं रह सकती थी। बहुत पहले वह अपने बाप को प्यार करती थी, जो अब एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ मुश्किल से सांस ले पाता था। उसने अपनी चाची को भी प्यार किया था, जो हर दूसरे साल ब्रियांस्क से आया करती थी। और उससे पहले जब वह स्कूल में पढ़ती थी और अपने फ्रांसीसी मास्टर को प्यार करती थी। वह एक सीधी कोमल हृदय वाली और दयालु लड़की थी। उसकी आंखें नम्र तथा कोमल और स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उसके भरे हुए गुलाबी गालों, उसकी कोमल सफ़ेद गर्दन जिस पर एक मस्सा था और कोई खुशी की बात सुनते समय उसके मुंह पर खेल जाने वाली कोमल सरल मुस्कान आदि को देखकर आदमी सोचते, हाँ, बुरी नहीं है, और मुस्कुरा भी उठते। और मेहमान महिलाएं बातें करते करते बरबस उसका हाथ पकड़ लेती और प्रसन्नता से खिलकर कह उठती, तुम कितनी प्यारी हो। वह घर जिसमें वह अपने जन्म से लेकर अब तक रहती आई थी और उसके पिता ने उसके नाम वसीयत कर रखा था, शहर के सबसे अंतिम छोर पर जिप्सी बस्ती में था, टिवोली के पास। शाम को रात को वह बैंड का संगीत और आतिशबाजी का छूटना सुना करती थी और उसे ऐसा लगता था कि यह कुकीन है जो अपने भाग्य से लड़ रहा है, अपने सबसे बड़े दुश्मन पर, उसे न चाहने वाली जनता पर भयंकर आक्रमण कर रहा है। उसके हृदय
में एक मीठी गुदगुदी उठती। उसका मन सोने को नहीं करता था, और जब सूरज निकलने पर वह घर लौटता, वह धीमे से अपने शयन गृह की खिड़की पर थपकी देती और उस पर्दे के पीछे सिर्फ अपना मुखड़ा और एक कंधा दिखाती हुई उसकी तरफ मित्रतापूर्ण भाव से मुस्कुरा उठती। कुकीन ने उसके सम्मुख शादी का प्रस्ताव रखा और उन दोनों की शादी हो गई। जब उसने उसकी गर्दन और सुस्त सुंदर कंधों को नजदीक से देखा तो उसने हाथ ऊपर उठाया और बोला, तुम कितनी प्यारी हो। वह खुश था, परंतु चूंकि उसकी शादी वाले दिन 24 घंटे पानी बरसता रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर अब भी निराशा के भाव झलक रहे थे। वे लोग सुंदर जीवन बिताने लगे। वह टिवोली के कामों को संभालने के लिए उसके दफ्तर में बैठ जाती, हिसाब किताब लिखती और वेतन बांटती। उसके गुलाबी गाल, उसकी मधुर सरल प्रसन्न मुस्कुराहट इस क्षण दफ्तर की खिड़की पर दिखाई पड़ती, तो दूसरे क्षण जलपान गृह में या थिएटर के ग्रीन रूम में। वह अब अपनी जान पहचान वालों से कहने लगी थी कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख वस्तु थिएटर है, और यह कि केवल नाटक के द्वारा ही कोई व्यक्ति जीवन में सच्चा आनंद पा सकता है और सभ्य तथा मानव गुण संपन्न बन सकता है। परंतु क्या तुम सोचते हो कि जनता इसे समझती है? वह कहा करती। वे सिर्फ विदूषक चाहते हैं। कल हम लोगों ने फॉस्ट खेला था और लगभग सब जगह खाली थी, लेकिन अगर वाणिज्यिका और मैं कोई अश्लील खेल दिखाते तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि पूरा थिएटर भर जाता। कल मैं और वाणिज्यिका नर्क में और फियूस दिखाएंगे, जरूर आना। और कुकिंग थिएटर और अभिनेताओं के बारे में जो कुछ कहता वह उसी को दोहराती रहती। उसी तरह वह जनता के अज्ञान और कला के प्रति उदासीनता के कारण उससे घृणा करती थी। वह रिहर्सलों में भाग लेती, अभिनेताओं की गलतियों को ठीक करती, गाने बजाने वालों के व्यवहार पर निगाह रखती, और जब स्थानीय समाचार पत्रों में थिएटर के खिलाफ कोई बात निकलती तो उस पर आंसू बहाती और फिर संपादक के दफ्तर में मामले ठीक करने के लिए जा पहुंचती। अभिनेता लोग उसे प्यार करते और वाणिज्यिका और मैं उसे डार्लिंग कहकर पुकारा करते। वह उनकी दशा देखकर दुखी होती और उन्हें छोटी छोटी रकमें उधार दिया करती थी। अगर वे उससे धोखा देते तो एकांत में बैठकर आंसू बहा लेती, परंतु अपने पति से कभी शिकायत नहीं करती थी। उनके जारे भी अच्छी तरह कट गए। शहर में उन्होंने जारे भर के लिए थिएटर ले लिया और थोड़े थोड़े समय के लिए उसे एक छोटी उक्रेनी मंडली या किसी जादूगर या किसी स्थानीय नाटक मंडली को किराए पर देते रहे। ओलेंका माटी हो गई। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की चमक दिखने लगी, जबकि कुकीन दुबला और पीला पड़ता गया और हमेशा अपने भयंकर नुकसान की बातें करता रहा। हालांकि उसके जाड़े बुरे नहीं कटे थे। वह रात को खांसा करता और ओलेंका उसे गरम गरम रसबड़ी की चाय या नींबू के फूल का पानी पिलाया करती, या उसके पैरों पर यूडी कोलोन मल देती और उसके गर्म दुशालों से लपेटे रहती। उसमें तुम कितने प्यारे हो, वह उसके बालों को थपथपाती हुई पूर्ण आत्मीयता से कहती। तुम कितने सुंदर और प्रिय हो। ईसाइयों के 40 दिन के व्रत लेंट के दिनों में कुकीन अभिनेताओं की नई मंडली इकट्ठा करने के लिए मॉस्को गया। उसके बिना ओलेंका की नींद हराम हो गई। वह रात भर अपनी खिड़की पर बैठी हुई तारों को गिना करती और अपनी तुलना मुर्गियों से करती, जो रात भर जागती और बेचैन होती रहती थी जब उनका मुर्गा उनके पास नहीं होता। कुकीन को मॉस्को में जाकर रुकना पड़ा। वहां से उसने लिखा कि वह ईस्टर तक वापस आएगा। साथ ही उसने टिवोली के बारे में कुछ हिदायतें भी भेजी, परंतु ईस्टर से पहले रविवार को शाम गहरी हो जाने पर ओलेंका के दरवाजे पर मनहूस खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। कोई व्यक्ति दरवाजे को पूरी तरह खटखटा रहा है, मानो डंडे मार रहा हो। खट खट खट। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी, ऊँघता हुआ मुर्गा उसके नंगे पैरों की ठोकर खाकर भाग गया। कृपया खोलिए, किसी ने बाहर से भारी आवाज़ में कहा। आपका तार है। ओलेंका ने पहले ही अपने पति द्वारा भेजे गए तारों को लिया था, परंतु इस बार किसी कारणवश वह भय से सुन्न पड़ गई। कांपते हाथों से उसने तार खोला और पढ़ा, इवान पेट्रोविच आज अचानक मर गया। अंत्येष्टि क्रिया के संबंध में आवश्यक आदेशों की तुरंत प्रतीक्षा है। तार में इसी तरह लिखा हुआ था, अंत्येष्टि, और सबसे अधिक न समझ में आने वाला शब्द दूत था।
इस तार पर उस नाटक कंपनी के रंगमंच निर्देशक के हस्ताक्षर थे। मेरे प्यारे ओलेंका। ओलेंका रोने लगी। वाणिज्यिका, मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे प्यारे, मेरी तुम्हारी मुलाकात क्यों हुई थी? मैंने तुम्हें क्यों जाना और क्यों प्यार किया? तुम्हारी बेचारी भग्न हृदय ओलेंका तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली है। कोकीन की अंत्येष्टि क्रिया मंगलवार को मास्को में की गई। ओलेंका बुधवार को घर लौट आई और जैसे ही घर में घुसी बिस्तर पर गिर पड़ी और इतने जोर से धाड़ी मार मार कर रोने लगी, उसकी आवाज़ पड़ोस में और सड़क तक सुनाई पड़ती थी। बेचारी डार्लिंग, पड़ोसियों ने कहा। उसकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। ओल्गा सिमियोनवा, बेचारी डार्लिंग, वह इसे कैसे बर्दाश्त करेगी? 3 महीने बाद ओलेंका गिरजे से लौटकर घर आ रही थी, उदास और गहरे शोक में डूबी हुई। ऐसा हुआ कि उसका एक पड़ोसी वासिली आंद्रेइच पुस्तोवालोव गिरजे से लौटता हुआ उसके साथ साथ पीछे चलने लगा। वह इमारती लकड़ी के व्यापारी बाबा कायेव के यहाँ मैनेजर था। वह मंजू का टोप, सफ़ेद बास्केट और एक घड़ी की सुनहरी चेन पहने हुए था और एक व्यापारी की बनिस्पत देहाती सज्जन जैसा दिखाई दे रहा था। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, ओल्गा सेमियोनोवा, उसने अपने स्वर में सहानुभूति भरते हुए गंभीरतापूर्वक कहा। और अगर हमारा कोई प्रिय मर जाता है या सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी, इसलिए हमको धीरज धरकर नम्रतापूर्वक इसे सहना चाहिए। ओलेंका को उसके दरवाजे तक पहुंचाकर उसने नमस्कार किया और चला गया। इसके बाद प्रतिदिन वह उसकी शांत रोबीली आवाज़ सुनती रहती और जब भी अपनी आंखें बंद करती उसकी काली दाढ़ी सामने आ जाती। वह उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी और स्पष्ट रूप से उसने उस पर भी अपना प्रभाव डाल दिया था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक अधेड़ औरत जिससे उसकी बहुत मामूली सी जान पहचान थी उसके साथ कॉफ़ी पीने आई और अपनी जगह पर बैठते ही पुस्तोवालोव के बारे में बात करने लगी। उसने कहा कि वह बहुत अच्छा आदमी है जिसके ऊपर कोई भी पूरा भरोसा कर सकता है और यह कोई भी लड़की उससे शादी करके खुश होगी। 3 दिन बाद पुस्तोवालोव खुद आया। वह ज़्यादा नहीं ठहरा, सिर्फ 10 मिनट। उसने ज़्यादा बात भी नहीं की, लेकिन जब वह चला गया तो ओलेंका उससे प्यार करने लगी। इतना ज़्यादा प्यार करने लगी कि वह रात भर वाकई बुखार में पड़ी हुई जागती और सुबह ही उसने उस अधेड़ औरत को बुलवा भेजा। फौरन ही शादी तय हो गई और फिर वे दोनों परस्पर विवाह सूत्र में बंध गए। शादी के बाद पुस्तोवालोव और ओलेंका परस्पर प्रेम पूर्वक रहने लगे। आमतौर पर भोजन के समय तक वह दफ्तर में बैठा रहता और फिर काम से बाहर चला जाता। उस समय ओलेंका उसकी जगह ले लेती और शाम तक दफ्तर में बैठी हुई हिसाब किताब और खरीद फरोख्त करती रहती। इमारती लकड़ी हर साल तेज होती जा रही है, कीमत 20% बढ़ गई है। वह अपने ग्राहकों और मित्रों से कहा करती, तनिक सोचिए तो, पहले हम यही इमारती लकड़ी बेचा करते थे और अब वासिचका को लकड़ी खरीदने के लिए मोगिलेव जिले तक जाना पड़ता है। और किराया, वह भी भयभीत होकर अपने गालों पर दोनों हाथ रखती और कहती, किराया? उसे ऐसा लगता है कि वह इमारती लकड़ी का व्यापार युगों से करती आई है और यह कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तु इमारती लकड़ी है। उसे रुकावट, खंबा, सहतीर, लट्ठा, नमूना, तख्ता, पट्टी आदि शब्दों में एक आत्मीयता और आकर्षण दिखाई देने लगा था। रात को जब वो सो रही होती तो स्वप्न में तख्तों और सहतीरों के पहाड़ जैसे ढेर और लकड़ी से भरे हुए गाड़ी के डिब्बों की लंबी कतारों में कहीं दूर जाते हुए देखती। वह सपना देखती कि 6 इंच मोटी और 40 फुट लंबी सहतीरों की एक पूरी फौज दूर से लकड़ी के गोदाम की तरफ मार्च करती हुई आ रही है और यह कि लट्ठे, सहतीर, तख्ते आपस में टकराकर शोर उत्पन्न कर रहे हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे पर गिरकर ढेर पर ढेर लगते चले जा रहे हैं। ओलेंका नींद में चीख उठी, पुस्तोवालोव, उसने नम्रतापूर्वक कहा। ओलेंका, क्या हुआ डार्लिंग? प्रार्थना करो। उसके पति के विचार उसके विचार थे। अगर वह यह सोचता कि कमरा बहुत गर्म है या व्यापार मंदा है तो वह भी यह सोचने लगती। उसका पति मनोरंजन को पसंद नहीं करता था और छुट्टियों के दिन पर ही घर रहता था। वह भी ऐसा ही करती थी। तुम हमेशा यूँ दफ्तर में रहती हो या घर पर? उसके मित्रों ने उससे कहा।
डार्लिंग, तुम्हें थिएटर या सर्कस देखने जाना चाहिए। मेरे और वासिष्ठा के पास थिएटर जाने के लिए समय नहीं है, वो शांतिपूर्वक उत्तर देती। हमारे पास वाहियात बातों में बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। इन थिएटरों से फायदा ही क्या है। शनिवार के दिन वो और पुस्तावल्लोभ गिरजे में शांति प्रार्थना करने के लिए जाया करते, और छुट्टियों वालों दिन सुबह की प्रार्थना में और जब गिरजे से घर लौटते तो साथ साथ नम्र भाव से हल्के कदम रखते हुए चलते। उन दोनों की चारों तरफ एक सुंदर खुशबू उड़ा करती और ओलेंका की रेशमी पोशाक में से मनमोहक खसखसाहट की आवाज आती रहती। घर पर भी चाय पीते, चाय के साथ बढ़िया डबल रोटी और तरह तरह के मुरब्बे खाते और बाद में समोसे खाए जाते। हर रोज 12 बजे के करीब उनके अहाते में चुकंदर के शोरबे और भेड़ या बत्तख के गोश्त की लार टपकाने वाली खुशबू उड़ा करती, और उपवास वाली दिन मछलियों की सुगंध, जिसे सूंघकर उस दरवाजे के सामने से होकर गुजरने वाले हर एक मनुष्य को भूख लगने लगती। दफ्तर हमेशा समोवार उबलता रहता और ग्राहकों को चाय और बिस्कुटों से स्वागत किया जाता। सप्ताह में एक बार यह दंपति नहाने के लिए जाते और लाल मुंह लिए साथ साथ वापस लौटते। हाँ, हम लोग किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान को धन्यवाद है, ओलेंका अपने परिचितों से कहा करती। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरी और वासिष्ठा की तरह खुश रहें। जब पुस्तावालोव लकड़ी खरीदने मोगिलेव जिले के चला गया तो ओलेंका उसके बिना बहुत व्याकुल रहने लगी। रात भर जागती रहती और रात को रोती रहती। फौज के घोड़ों का एक युवक डॉक्टर स्मिर्निन, जिसे उन्होंने अपना छोटा मकान किराए पर दे रखा था, कभी कभी शाम को मिलने आ जाया करता था। तो उसके साथ ही बातें करता और ताश खेलता रहता। इस बात से पति की अनुपस्थिति में उसका मनोरंजन हो जाता था। वह विशेष रूप से उसके घरेलू जीवन की बातें बड़ी रुचिपूर्वक सुना करता था। वह विवाहित था और उसके एक लड़का भी था, परंतु वह अपनी स्त्री से अलग हो गया था क्योंकि वह उसके प्रति सच्ची नहीं थी और वह अब उससे नफरत करता था तथा हर माह अपने लड़के के लिए खर्च के लिए 40 रूबल भेजा करता था। यह सब सुनकर ओलेंका ने सिर हिलाया और गहरी सांस खींची। वह उसके लिए दुखी थी। खैर, भगवान तुम्हारी मदद करे, वह अलग होते समय उसे कहा करती, और जब उसे सीढ़ियों तक रोशनी दिखाने जाती, मेरा मन बहलाने के लिए तुम्हारी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, माता तुम्हारी तंदुरुस्ती कायम रखे। वह हमेशा अपने पति की नकल करते हुए उसी की तरह, उसी शांत और गर्वपूर्ण मुद्रा में, उसी बुद्धिमत्ता के साथ अपने विचार व्यक्त किया करती। और जब वो घोड़ों का डॉक्टर नीचे दरवाजे के बाहर गायब हो रहा होता तो वह कहती, तुम जानते हो व्लादिमीर, अच्छा हो कि तुम अपनी स्त्री से समझौता कर लो। तुम्हें अपनी बेटी की खातिर उसे माफ कर देना चाहिए। तुम विश्वास रखो कि वह छोटा बच्चा सब समझता है। और जब पुस्तालोव वापस आ गया, ओलेंका ने उसे घोड़ों के डॉक्टर और उसके दुखमय पारिवारिक जीवन के बारे में धीमे शब्दों में सब कुछ बता दिया। दोनों ने गहरी सांसें भरी, सिर हिलाए और उस लड़की के बारे में बातें की जो निस्संदेह ही अपने पिता को याद करता होगा। किन्हीं विचित्र विचारों से प्रेरित होकर वे दोनों पवित्र मूर्तियों के पास गए और उसके सामने जमीन पर सिर टेककर प्रार्थना की, भगवान उन्हें बच्चे दे। इस तरह पुस्तावालोव परिवार 6 साल तक पूर्ण शांति के साथ प्रेम पूर्वक रहता रहा। लेकिन अफसोस, जाड़े के दिनों में एक दिन दफ्तर में गर्म चाय पीने के बाद वासिली आंद्रेइच बिना टोपी पहने हुए ही कुछ लकड़ी भेजने के लिए बाहर अहाते में चला गया। वहीं उसे सर्दी लग गई और वह बीमार पड़ गया। अच्छे डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, परंतु उसकी हालत बिगड़ गई। 4 महीने बाद वह मर गया। ओलेंका एक बार फिर विधवा हो गई। मेरा कोई नहीं है, अब तुम मुझे छोड़ गए प्रियतम। अपने पति की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह रोने लगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ इस दुखी और दीन दशा में। भले आदमियों, मेरे ऊपर रहम खाओ, मैं इस संसार में नितांत अकेली हूँ। वह काली टोपी लंबी पोशाकें पहनने लगी। टोप और दस्ताने बिल्कुल पहनना बंद कर दिया। वह बहुत कम बाहर निकलती, सिर्फ गिरजाघर या अपने पति की कब्र पर जाती और सन्यासिनी का जीवन बिताने लगी। 6 महीने बाद ही उसने अपनी लंबी काली पोशाक उतारी और खिड़कियों की झंझरियों को खोला। वह कभी कभी अपनी महाजन के साथ सुबह शाम खरीदने के लिए बाजार जाती हुई दिखाई देने लगी, परंतु उसके घर में क्या हो रहा है या वह कैसे रहती है, इस बात का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता था।
लोग उसे बाग में घोड़ों के डॉक्टर के साथ चाय पीते हुए देखकर अनुमान लगाते, जो उसे जोर जोर से अखबार पढ़कर सुनाया करता। इस बात से भी उन्होंने अनुमान लगाया कि डाक खाने पर अपनी एक जान पहचान की महिला से मुलाकात होने पर उसने कहा था, हमारे कस्बे में जानवरों की ठीक देखभाल नहीं होती, यही सब बीमारियों की जड़ है। हमेशा यही सुनाई देता कि लोग बाग दूध की वजह से बीमार पड़ते हैं या घोड़े या गौओं की वजह से बीमारी फैलती है। घरेलू जानवरों की तंदुरुस्ती का भी उतना ही ख्याल रखा जाना चाहिए जितना कि आदमियों की तंदुरुस्ती का। वह घोड़ों के डॉक्टर के शब्द दोहराती और हर चीज में उसमें उसी की राय रहती जो उस डॉक्टर की थी। यह स्पष्ट था कि वह किसी को बिना प्रेम किए एक साल भी नहीं रह सकती थी, और उसे उस छोटे मकान में अपनी नई खुशी मिल गई। किसी भी दूसरी स्त्री के विषय में यह कलंक की बात होती, परंतु ओलिंका के बारे में कोई भी बुरी बात सोच नहीं सकता था। उसका प्रत्येक कार्य इतना स्वाभाविक होता था। न उस डॉक्टर और न उस ओलिंका ने ही किसी से अपने संबंधों में हुए परिवर्तन का जिक्र किया, और उन्होंने सचमुच इस बात को छिपाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे, क्योंकि ओलिंका किसी भी रहस्य को सुरक्षित रखने में असमर्थ थी। जब डॉक्टर के पास उसकी रेजिमेंट में काम करने वाले लोग आते और वह उसके लिए चाय ढालती या खाना परोसती, तो जानवरों की प्लेग, पैर और मुंह की बीमारियों और चुंगी के कुट्टी खाने के बारे में बात करने लगती। वह बहुत परेशान होता, और जब मेहमान चले जाते तो उसकी बाहें पकड़ लेता और गुस्से से उबलते हुए कहता, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया, जिस बात को तुम नहीं समझती उसे मत बोला करो। हम डॉक्टर लोग आपस में बात कर रहे थे, तुम बीच में बात मत किया करो। यह सचमुच बहुत परेशान कर देने वाली आदत है। ओलिंका उसकी तरफ भय और आश्चर्य से देखती और परेशान होकर पूछती, मगर बोलो दिशका, मैं क्या बातें करूं? और आंखों में आंसू भरकर वो उससे चिपट जाती, उससे नाराज न होने की प्रार्थना करती और दोनों प्रसन्न हो उठते। परंतु यह प्रेम व्यवहार बहुत दिनों तक न चल सका। वह डॉक्टर चला गया, अपनी फौज के साथ हमेशा के लिए चला गया। जब उसका तबादला बहुत दूर साइबेरिया की तरफ हो गया और ओलिंका अकेली रह गई। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसका बाप बहुत पहले मर चुका था। उसकी एक टूटी टांग वाली आराम कुर्सी धूल से ढकी हुई बरामदे में पड़ी रहती थी। ओलिंका पतली और पीली पड़ गई हुई। जब सड़क पर उसकी मुलाकात आदमियों से होती तो वो उसकी तरफ नहीं देखते जैसे कि पहले देखा करते थे, न उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते ही थे। यह साफ था कि उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन गुजर चुके थे और अब उसकी एक नई तरह की जिंदगी शुरू हुई थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। शाम को अकेले ओलेंका सारे में जाकर बैठ जाती और टिवोली में बजते हुए बैंड को सुना करती, छूटती हुई आतिशबाजी को देखा करती, परंतु उस पर अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अपने खाली अहाते की तरफ बिना किसी रुचि की देखती, किसी के बारे में न सोचती और ना ही किसी से अपनी इच्छा प्रकट करती। जब रात घेर आती तो वह सोने चली जाती और अपने खाली अहाते का सपना देखती। वह खाती पीती भी इसी तरह थी मानो वह काम अनिच्छापूर्वक कर रही हो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे किसी तरह कि कोई अपने विचार नहीं थे। वह अपनी चारों तरफ की चीज़ों को देखती और जो कुछ देखती उसे समझती, परंतु उसके बारे में कोई धारणा बनाने में असमर्थ थी और यह नहीं जानती कि उनके बारे में क्या बातें करें। किसी भी तरह की कोई धारणा न रखना कितना भयानक होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई एक बोतल या बारिश या एक किसान को अपनी गाड़ी हाँकते हुए देखता है, परंतु इस बात को कि बोतल या बारिश या किसान किस लिए है, इनका क्या अर्थ है, नहीं बता सकता और 1,000 रूबल देने पर भी नहीं बता सकता। जब उसके साथ कुकीन पुस्तावलोव या घोड़े का डॉक्टर या ओलेंका सब चीज़ों की व्याख्या कर सकती थी, जिस बात के बारे में भी चाहे अपनी राय प्रकट कर सकती थी, परंतु अब उसकी दिमाग और दिल में उसी तरह का सूनापन छा रहा था जैसा कि उसके हाथे में था। यह सब उतना ही कठोर था, उतना ही कड़वा था जितना कि मुंह में किसी कड़वी चीज का आ जाना। धीरे धीरे कस्बा चारों ओर बढ़ने लगा। जिप्सी बस्ती नामक गली सड़क बन गई और टिवोली नामक इमारती लकड़ी का गोदाम भी वहां से अब नए मोड़ पर नए घर बन गए थे। समय कितनी जल्दी गुजर जाता है। ओलेंका का घर पुराना पड़ने लगा, छत उखड़ने लगी, छप्पर एक तरफ को खिसक गया और सारे अहाते में कीड़े मकोड़े घूमने लगे। ओलेंका खुद सादा और अधीर सी रहने लगी। गर्मियों में वह सारे में बैठी रहती और उसकी आत्मा पहले की तरह शून्य और नीरस थी।
तथा कटुता से भरी रहती। जाड़ों में वह अपनी खिड़की पर बैठ जाती और बर्फ की तरफ देखती रहती। जब वो बसंत की सुगंध सूंघ लेती या गिरजे की घंटे की ध्वनि सुनती तो अचानक पूर्व स्मृतियों का एक रेला उसे घेर लेता। उसके हृदय में मीठा मीठा दर्द होने लगता और उसकी आंखें आंसुओं से छलछला उठती। परंतु यह सब क्षण भर के लिए होता था। फिर दोबारा सूनापन आ घिरता और जीवन की निस्सारता का भाव उसमें उमड़ने लगता। काली बिल्ली ब्रिस्का उससे अपना शरीर रगड़ती और घुर घुर का शब्द करती, परंतु ओलेंका के ऊपर इस स्नेह प्रदर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह वह चीज नहीं थी जिसको उसकी जरूरत थी। वह ऐसा प्यार चाहती थी जो उसके समस्त व्यक्तित्व, उसकी संपूर्ण आत्मा और संज्ञा को वशीभूत कर ले, जो उसे विचार दे सके, जीवन का उद्देश्य बता सके और उसके पुराने खून में स्फूर्ति पैदा कर सके। वह बिल्ली को झटकार कर अपने से दूर कर देती और खींचकर कहती, जा भाग जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और इसी प्रकार दिन पर दिन, वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए, जिनमें ना आनंद था और ना विचार। जो कुछ भी मावरा महाजिन कहती वह मंजूर कर लेती। जुलाई में एक दिन जब गर्मी ज्यादा थी, शाम के समय जबकि जानवर चरकर वापस लौट रहे थे और अहाते में धूल भर रही थी, किसी ने अचानक दरवाजा खटखटाया। ओलेंका खुद दरवाजा खोलने गई और जब उसने बाहर देखा तो स्तब्ध रह गई। उसने स्मिर्निन घोड़े के डॉक्टर को देखा, जिसके बाल सफेद हो गए थे और जो नागरिकों के से कपड़े पहने हुए था। अचानक सब कुछ याद हो आया। वापस होकर रो उठी और बिना एक भी शब्द कहे उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। अपने भावों की उत्तेजना में उसने इस बात की तरफ गौर ही नहीं किया कि कैसे वे साथ साथ घर में घुसे और चाय पीने बैठ गए। मेरे प्यारे व्लादिमीर, कौन सा भाग्य तुम्हें यहाँ ले आया? वह खुशी से कांपती हुई बड़बड़ाई। मैं यहाँ हमेशा के लिए बस जाना चाहता हूँ ओल्गा, उसने उसे बताया। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और यहाँ रहने तथा अपने ही भरोसे अपने भाग्यों को आजमाने आया हूँ। इसके अलावा अब मेरा लड़का स्कूल जाने लायक हो गया है, अब वो बड़ा हो गया है। मैंने अपनी स्त्री से समझौता कर लिया है। और तुम जानती हो वो कहाँ है? ओलिंका ने पूछा। कहाँ है? वह लड़के के साथ होटल में है और मैं मकान तलाश कर रहा हूँ। ओह मेरे प्यारे, मकान? मेरा घर क्यों नहीं ले लेते? इसमें तुम्हें आराम क्यों नहीं मिल सकता? क्यों? मैं कुछ भी किराया नहीं लूंगी। ओलिंका व्याकुल होकर चीख पड़ी और एक बार फिर रोने लगी। तुम यहाँ रहना और छोटे मकान से मेरा काम मजे से चल जाएगा। ओह प्यारे, मैं कितनी खुश हूँ। दूसरे दिन छत पर रोगन किया गया और दीवारों पर सफेदी हुई और ओलेंका कमर पर हाथ रखे हुए हिदायतें देती हुई अहाते भर में घूमती रही। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान नाच उठी थी और वह पूर्ण चैतन्य थी, मानो एक गहरी नींद से जाग गई हो। डॉक्टर की बीवी आ गई, एक दुबली पतली सादा स्त्री जिसके बाल छोटे और स्वभाव चिड़चिड़ा था। उसके साथ उसका बच्चा शाशा था, एक 10 साल का मोटा सा लड़का जो अपनी अवस्था से छोटा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नीली थी और फूले हुए गालों में गड्ढे पड़ते थे। वह लड़का अभी हाथे में घुसा ही था कि बिल्ली के पीछे दौड़ा और फौरन वहां वातावरण में उसकी प्रसन्नता से भरी हुई उन्मुक्त किलकारियां गूंज उठी। क्या है, तुम्हारी बिल्ली है मौसी? उसने ओलेंका से पूछा। जब इसके बच्चे हों तो एक हमें जरूर देना, माँ चूहों से बहुत डरती है। ओलेंका ने उससे बातें की और चाय पिलाई। उसका हृदय भावावेश से भर उठा और उसकी छाती में एक मीठा सा दर्द होने लगा, मानो वह लड़का उसका अपना बच्चा हो। और शाम को जब वह मेज पर बैठकर अपना पाठ याद करने लगा तो वह पास बैठी उसकी तरफ अत्यधिक कोमलता और दया से देखने लगी और अपने आप बुदबुदा उठे। तुम कितने सुंदर हो, इतनी सुंदर छोटी सी जान और इतनी चतुर। द्वीप जमीन का वह टुकड़ा होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, उसने जोर से पढ़ा। द्वीप जमीन का वह टुकड़ा होता है, ओलिंका ने दोहराया। और यह पहली राय थी जिसे इतने सालों की खामोशी और विचारों के अकाल के बाद उसने इतने विश्वास के साथ प्रकट किया था। अब उसके अपने विचार थे। भोजन के समय उसने साशा के माँ बाप से बातें करते हुए बताया कि हाई स्कूल में कितने कठिन पाठ पढ़ाए जाते हैं, परंतु यह भी फिर हाई स्कूल व्यावसायिक स्कूलों से अच्छे हैं, क्योंकि हाई स्कूल की शिक्षा के द्वारा किसी के लिए भी जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वह किसी भी लाइन में जा सकता है, जैसे कि डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। साशा स्कूल जाने लगा। उसकी माँ अपनी बहन के पास हारकोव चली गई और फिर लौटकर नहीं आई।
उसका बाप रोज जानवरों को देखने के लिए बाहर चला जाता और कभी कभी 3-3 दिन तक बाहर ही रहता था। ओलेंका को ऐसा लगा मानो सासा पूरी तरह छोड़ दिया गया है। सासा को उसके पास उसकी घर पर कोई पूछ नहीं है, वह भूखों मर रहा है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आई।